हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने अपनी पहली जो वीडियो पोस्ट की हुई हैं वो फर्स्ट चैप्टर की थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज हम इस वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें देखो, पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। वैदिक सभ्यता, हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के बाद डायरेक्ट मौर्य वंश दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बता दूंगी इस वीडियो में। नंदवंश का जो लास्ट शासक था धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद की थी वो उसके मंत्री चाणक्य ने की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वैदिक सभ्यता देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण मतलब गांव की, जिसमें कि खेती की जाती थी, पशुपालन किया जाता था। जो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इस जो ऋग्वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। तो जो ऋग्वेद का काल है वो माना जाता है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1000 से 620 है माना गया है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत की थी। ठीक है, तो ये वैदिक जो सभ्यता है ये एक बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता थी, क्योंकि ये देखो जो आर्य हैं ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों के आना भी एक कारण माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था। अब हम अपने आपके चैप्टर का इंट्रो पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में विकास देखने को मिला। कैसे? जैसे कि सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया, जो मैंने आपको अभी बताया है। उत्तर भारत और दक्कन पठार में कृषि बस्तियां जो है वो अस्तित्व में आई थी। ठीक है, यहाँ पर हमें जो देखने को मिला था वो कृषक बस्तियों के साथ साथ जो देखी वो चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण यहाँ पर हमें मिले हैं। दक्षिण भारत में जो है शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जैसे कि पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं, और शवों के साथ साथ लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी साथ में दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कहीं जिक्र नहीं है, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था पूर्ण रूप से, लेकिन इस समय आकर के लोहे का पूर्ण ज्ञान जो है लोगों को हो चुका था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए परिवर्तन और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजा रजवाड़ों का विकास हुआ। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं था, लेकिन एक पुरोहित राजा को अनुमानित तौर पर बताया गया है, लेकिन इस समय तक आते आते राजा रजवाड़ों का विकास हो चुका था। कृषि उपज को संगठित किया गया, लेकिन इससे कि लोगों ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था और एक साथ मिलकर वो खेती करने लगे थे। नए नए नगरों का उदय हुआ, जैसे कि पहले गांव बसे, फिर नगर बसे, फिर जनपद, फिर महाजनपद। इस तरह महाजनपदों का उदय इस समय देखने को मिला था। और इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अभिलेखों से, सिक्कों से। कैसे? जैसे कि हमें जो पहले अभिलेख मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समय है, उस लिपि को भी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इस समय के जो अभिलेख और सिक्कों पर जो लिपि लिखी गई है उसको पढ़ा जा चुका है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस समय का जो काल था उसको परिवर्तन काल माना गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखित स्रोत मिले हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं। और जो सबसे पहले लिपि पढ़ने का कार्य इस काल में जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1830 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, इन जो लिपियों का उपयोग है वो प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया था। ठीक है, तो बच्चों अब आपने देख लिया ना कि लिपि इस टाइम पढ़ी जा चुकी है, और हड़प्पा सभ्यता के जो काल में है वो लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो वहाँ के जो साक्ष्य हैं वो अभी अपूर्ण माने जाते हैं। अब आप देखो, ये ब्राह्मी लिपि लिखी एक साइड देवनागरी लिपि है। जो देवनागरी लिपि के वर्ड है ना वो हमारी हिंदी से लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी सतह पर लिखे जाते हैं। अधिकतर अभिलेखों सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखार्ती वाले राजा का नाम लिखा गया है, ऐसा जेम्स प्रिंसेप का मानना है।
कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा जाता था। तो ये अभिलेख जो होते थे वो उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, जिन लोगों ने वो अभिलेख लिखवाए हैं वो उनके नाम वहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं ना, मंदिरों में देखते हैं कि ये तिथि लिखी जाती है, ये किसने दिया, ये सब भी अभिलेख में लिखे जाते थे। ठीक है, ये देखो ये एक अशोक का अभिलेख है। अब हम पढ़ते हैं आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड पॉइंट, प्रारंभिक राज्य, जिसमें हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था, इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक राज्यों का, नगरों का और लोहे के बढ़ते प्रयोग का, सिक्कों का विकास जो है वो होने लगा था। ठीक है, तो इससे महाजनपदों का विकास होने लगा। बौद्ध व जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है। महाजनपद की एक राजधानी होती थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो सबसे पहले बना था वो था मगध। और भी कुछ जो महाजनपद थे वो थे वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ठीक है, इन सब का उल्लेख हमें जैन व बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में भी कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। जैसे हमने पढ़ा है कि एक महाजनपद में एक राजा होता था, लेकिन कई गण और समूह ऐसे थे जैसे कि 5 लोगों का एक समूह है, संघ है या गण है, तो वो 5 लोग ही राजा होते थे। इस तरह के भी वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित माने गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसी समय जो है ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। उन्होंने इसमें बताया कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो क्षत्रिय वर्ग होगा, जो शासक वर्ग होगा, वो क्षत्रिय वर्ग से होगा, उनका मानना था। उनके शासक अन्यों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होगा, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना माना जाता था। जो शासकों का कार्य होगा, उन्होंने बता दिया कि आपको केवल किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर व भेंट वसूल करना है। जिस तरह ब्राह्मण का कार्य था वेद पढ़ना, क्षत्रिय का कार्य या शासकों का कार्य था उनकी रक्षा करना तथा उनसे कर वसूल करना, वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना और शुद्ध का कार्य होता था इन तीनों की सेवा करना। इन सभी की जो रचना थी, इन सभी के बारे में जो है वो ब्राह्मणों ने जो है धर्मशास्त्रों में पहले ही लिख दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं जनपद, महाजनपद, आखिर जनपद होता क्या है, ये क्वेश्चन है। जनपद होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, जहाँ लोग स्थायी रूप से रहने लगते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतक व संस्कृत में मिलता है। प्राकृतक यानी प्राकृतक भाषा होती है जन सामान्य वाली भाषा, ठीक है, उसमें मिलता है। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी जिसको किले से घेरा जाता था। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप है। इसमें इंडिया के मैप में देखेंगे आप 16 महाजनपद मैंने डॉट लगा के आपको दिखाया गया है। इसको आप अपना ध्यान से देखेंगे और अपनी एक प्लेन मैप लेके उसमें इसको भरेंगे। ठीक है, और इसको ये भी देख लेंगे कि यहाँ पे ये कौन कौन से स्टेट में हैं, तभी आपको ये जल्दी से याद हो पाएंगे। अब हम देखते हैं 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली क्यों बना। ठीक है, इसके शक्तिशाली होने के कारण देख लेते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी में मगध शक्तिशाली जनपद बन गया था। मगध में खेती अच्छी होती थी क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे स्थित था, इसलिए यहाँ पे खेती अच्छी होती थी। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी। वहाँ पे लोहे की खदानें मिली है जिससे कि वहाँ पे उपकरण, लोहे के उपकरण बनाए जाते थे जो कि सेना में भी काम आते थे और खेती के उपकरण भी बनाए जाते थे। जंगली क्षेत्रों में जो है हाथी उपलब्ध थे और हाथियों को जो है अपनी सेना में शामिल किया गया था जिससे कि उनकी जो सेना थी वो शक्तिशाली हो गई। गंगा और उसकी उपनदियों के आवागमन में सस्ता व सुलभ होता था क्योंकि नदी से आना जाना होता था, व्यापार होता था, तो बहुत ही सस्ता होता था क्योंकि पहले नाव लकड़ी की बनी होती थी, तो जो था वो बहुत ही सुलभ रास्ता माना जाता था। और मगध राजाओं की नीति, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, बिम्बिसार, अजातशत्रु और जो अशोक थे, उनकी जो महत्वाकांक्षी जो ये राजा थे, इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी जिससे कि मगध और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इस साम्राज्य को फैलाया था। मगध आपको पता है ये आज बिहार में स्थित है और इसकी राजधानी राजगृह थी। शुरू में राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, इसको किलेबंद भी किया गया था। 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र जिसे अब पटना कहा जाता है।
और मगध का जैसे जैसे विकास होता गया उसी तरह मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने भी, वे भी महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने भी अपने साम्राज्य के विकास में और महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन से शासक हुए हैं? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है 321 ईसा पूर्व में, जिसमें कि उसने धनानंद को हरा दिया था चाणक्य की सहायता से, और चंद्रगुप्त मौर्य फिर गद्दी पर बैठा था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र थे अशोक को सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अशोक ने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी। कलिंग आज उड़ीसा में है। इसको आप देखेंगे कि उड़ीसा में कहाँ स्थित है कलिंग, ये न्यू आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो अशोक ने कलिंग का जब युद्ध किया था उसके बाद उसने युद्ध ना करने का फैसला कर लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बच्चों आप ये देखो स्लाइड्स में सिंह शीर्ष दिखे गए हैं, तो इसमें 3 मुंह आपको शेर के दिख रहे हैं, लेकिन इसमें चौथा मुंह भी स्थित है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो दूसरी साइड होता है। तो सिंह शीर्ष की जो उपयोगिता है वो ये है कि अशोक के सिंह शीर्ष को सरकार ने है राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। ये हमारी एकता, वीरता, प्रगति और उच्च आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। ये इसकी उपयोगिता बताई गई है जो कि मौर्य साम्राज्य से लिया गया है। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के, अगर हमें उसके बारे में जानना है तो उसके स्रोत कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मूर्ति कला है, वहाँ से जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस अर्थशास्त्र में जो देखा गया है वो ये है कि ये अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था और इसने इंडिका लिखी थी वहाँ रह करके। फिर है हमारा जैन व बौद्ध ग्रंथ, और है हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे कि धर्मशास्त्र हैं, और पत्थर और स्तंभों पर लिखे मिले जो हैं वो अशोक के अभिलेख हैं जो कि प्राकृतिक और ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखे गए जिनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं, मृतभांड हैं, सिक्के हैं, ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसके बारे में हमें पता लग सकता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें 2 टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप अपनी कॉपी में करेंगे, और ये अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मिलते हैं? जेम्स प्रिंसेप कौन था? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? और अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आप ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।